तो हो सकता है 10-15 आदमी के से बात कर रहा होता, लेकिन इस वेबिनार के माध्यम से जैसा मैं देख सकता हूँ अराउंड 400 लोगों से हम लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो कैसे जो अच्छे टीचर्स हैं, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, उसको कैसे हर बच्चे तक पहुंचाया जाए दूरस्थ क्षेत्रों तक टेक्नोलॉजी का यूज करके, वो एक्सपेंशन में किया है। दूसरी चीज है एक्सेलेंस, क्वालिटी जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो क्लासिकल टॉक एंड टॉक मॉडल है, उससे अलग हटके मल्टीमीडिया को यूज करना, एनिमेटेड चीजें, जैसे अगर हम सिलेंडर के बारे में बता रहे हैं तो 3D मॉडल्स कैसे दिखा सकते हैं, एनिमेशंस कैसे दिखा सकते हैं, इन सब टेक्नोलॉजीज को हम लोगों ने यूज किया है उसमें, और वो क्लियर कट दिखता है। फॉर एग्जाम्पल उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, उसको एनिमेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके या मल्टीमीडिया को यूज करके कैसे हम लोग बना सकते हैं। कभी और टाइम आप लोग को मिलेगा और हम लोग को रहा, और उसके बाद हम लोग ये प्रेजेंटेशन शेयर करते तो आपको और अच्छे से समझ में आता। और उसके बाद इक्विटी है कि हर बच्चे तक पहुंचे, चाहे वो शहर का बच्चा हो या चाहे भोजपुर में बैठा दूरस्थ गांव का बच्चा हो, उस तक कैसे जो है वो पहुंचे, इसके लिए किया गया था। अब ये मॉडल है क्या एक्चुअली, एक मल्टी प्लेटफॉर्म लर्निंग मॉडल है। और आपको मैं बता दूं, आप सभी लोग जैसा वाकिफ हैं, प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी कि उन्नयन बिहार जो योजना है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इसे मिला हुआ है। और उसके बाद इंडिया की तरफ से इसे कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल इनोवेशन अवार्ड के लिए भी भेजा गया था, जिसमें कि 3 कंट्रीज फाइनल में थे, इंडिया, सिंगापुर और मॉरिशस। इंडिया में उन्नयन था, और उन्नयन जो है सिंगापुर को भी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में पीछे छोड़ते हुए उन्नयन ने जो है इंडिया की अवार्ड लाया था। तो आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी का कितना बेहतरीन यूज इसमें किया गया है। और अभी आप अगर गूगल पे देखेंगे तो आपको ये सारे दिखेंगे उन्नयन के नाम से। एक मल्टी प्लेटफॉर्म लर्निंग मॉडल है। अब देखिए, जो सबसे पहला चीज ये है कि जो कंटेंट है, जो हम लोग वीडियोस बना रहे हैं या जो एनिमेशन के माध्यम से हम लोग चीजें बना रहे हैं, कि स्क्रीन शेयर करके नहीं तो मैं वो एक वीडियो पे दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके 3D और इन सब की चीजों को भी बताया जा रहा है। तो उन सभी में कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और उस कंटेंट को जो भी गैजेट, जो भी आपके इक्विपमेंट दिखा सकते हैं, फॉर एग्जांपल टीवी है जिसके माध्यम से कंटेंट दिखाया जा सकता है, टैब है, प्रोजेक्टर है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये मोबाइल फोन, जो आज हर घर में, इसके माध्यम से कैसे जो है बच्चे को पढ़ाई पहुंचाई जा सकती है। और इसको देखते हुए मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय करके एक कॉन्सेप्ट जो है शुरू हुई, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, जिसके अंतर्गत उन्नयन ऐप है, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट उन्नयन ऐप है, जिसमें सारी की सारी चीजें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये कंटेंट जो हम लोगों ने बनाया आईआईटी दिल्ली के लोगों के द्वारा, और उसको हर बच्चे तक उन्नयन ऐप के माध्यम से, और क्लासरूम में एलईडी टेलीविजन बड़े बड़े लगे हुए हैं हर हाई स्कूल में, उसके माध्यम से हम लोग पहुंचा रहे हैं। इनिशियल जो है ये मात्र 5 स्कूल से बांका के शुरू हुआ, और जब ये शुरुआत हुई तो इतना ज्यादा डिमांड आने लगा बच्चों का और टीचर्स का, उसके बाद हम लोग इसको एक्सपेंड करना शुरू किए। एक्सपेंड करते करते ये 40 स्कूल्स तक, 40 से लगभग जो है 170 स्कूल, उसके बाद झारखंड में उसकी शुरुआत हुई, फिर उत्तराखंड में, फिर उड़ीसा में, और इस तरीके से अभी नीति आयोग ने इसको जो है झारखंड में और भी एक्सपेंड उसको कर रहे हैं। और पुनः उन्नयन बांका जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ बांका में, और उसके बाद इसके उन्नयन बिहार के रूप में उन्होंने शुरुआत कराई, जो आज सभी हाई स्कूल्स जो है उसमें एलईडी टेलीविजन लगे हुए हैं, और वहाँ पे कंटेंट है वहाँ, और उससे जो है बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जो इसकी अच्छी बात यह है कि जो मटेरियल है उसमें, जो मॉडल है क्लासरूम में, वो बड़ा ही आसान सा चीज है, बहुत ताम झाम नहीं रखा गया है। सिंपल एक एलईडी टीवी है, उसके साथ साथ एक पावर बैकअप के लिए बैटरी एंड इन्वर्टर्स हैं, उसके बाद एक पेन ड्राइव, और सबसे अच्छी बात यह है कि क्लासरूम के लिए कोई इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं। पेन ड्राइव में मटेरियल होता है, आप उसमें लगाते हैं और उसके बाद क्लासेस चलते हैं। भोजपुर ने भी बहुत अच्छा किया है, डीओ साहब सुन रहे होंगे भोजपुर के, बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया है उन लोगों ने भी उन्नयन के मामले में क्लासेस में। तो वहाँ भी इस तरह के चीजें जो है यूज की जा रही है। उसके साथ साथ दूसरा जो मैंने आपको बताया मोबाइल फोन के माध्यम से उन्नयन ऐप है, लाखों बच्चे उससे जो है फायदा उठा रहे हैं, लगभग 6 लाख बच्चे उससे फायदा उठा रहे हैं। जो भी बच्चे चाहते हैं उन्नयन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसकी, और मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय जो हम लोग बोलते हैं उसका वो उपयोग कर सकते हैं। क्या बोल रहे थे?
नहीं कोई देखिए इसमें ये कंप्लीट लर्निंग मॉडल हम लोगों ने रखा है। 3 पार्ट इसके बेसिकली हैं। पहला चीज है कि स्कूल प्रोग्राम या जो क्लासरूम में आप पढ़ाई करते हैं वो है सबसे पहले। तो कंटेंट है उसको आप क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं या मोबाइल ऐप ऑनलाइन जो है उस पर आप पढ़ाई करते हैं, पहला चीज। दूसरी चीज कि जनरली हमारे बच्चे जो है वो एग्जाम जब बोर्ड का आता है तभी एग्जाम देते हैं सीरियस होकर, लेकिन इसमें डेली बेसिस पे टेस्ट है, चाहे 5 या 10 नंबर का ही हो, ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन हो, बट जब चैप्टर पढ़ाई हो जाती है उसके बाद उसका टेस्ट होता है। और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, मान लीजिए भोजपुर के किसी गांव में बैठा हुआ है बच्चा और रात के 11 बजे एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और अचानक वो क्वेश्चन उससे हो नहीं पा रहा है, अब उसके पास वो कैसे उसका समाधान ढूंढेगा? तो जो उन्नयन ऐप है उसमें आप उस पर क्वेश्चन अपना डालेंगे और उसके बाद पूरे इंडिया से कहीं से भी कोई टीचर आपको आंसर करते हैं, कोई आईआईटी के प्रोफेसर या आईआईटी के बच्चे आपको आंसर करते हैं, और उस सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज वो बना हुआ है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद दिखेंगे आप, और उसमें लाखों बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, बांका में एक बच्ची थी, वो अपने स्कूल आ रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो क्लास 10th की बच्ची थी। उसके बाद उसका पैर फ्रैक्चर हो गया और पूरी की पूरी पढ़ाई उसने उन्नयन ऐप पे की, और उसके बाद उसने बहुत अच्छे परसेंटेज से न केवल मैट्रिक का एग्जाम क्लियर किया बल्कि बाद में आके वो बच्चों को उन्नयन क्लासेस खुद से पढ़ाती भी। तो ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है, अदरवाइज उसका वो 1 साल बर्बाद हो जाता और अच्छे मार्क्स भी नहीं आ पाते। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का ये प्रयास किया गया है। जो कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं मैं कोशिश करूंगा एक बार स्क्रीन शेयर करने का, अगर आप लोग को दिख पाए तो। एक जो बेलन है पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका निकालने की बात है सिलेंडर की, उसको कैसे एनिमेशन और इसके माध्यम से किया गया है, जस्ट एक मैं एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, देखते चलता है कि विजय जी जरा एक बार स्क्रीन शेयरिंग एक बार अलाउ करेंगे फिर से पर। अब इसमें एक खासियत होस्ट ट्रांसफर कर रहा हूँ सर। हाँ एक बार करें तो मैं एक बार ट्राई और करूंगा। काइंडली आप लोग जितने भी कोई शेयर नहीं कर पाए करेंगे तो क्योंकि ये चूंकि दिखा मैं नहीं पा रहा हूँ तो पता नहीं चल पाएगा, सिर्फ बातों से ये पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं एक बार जरा वो वीडियो एक बार शेयर करना चाहता हूँ। दूसरी बात अब ये है कि टीचर्स कहीं कहीं ऐसे हैं, जैसे कि एक मान लीजिए कि किसी स्कूल में ज्योग्राफी के टीचर अभी नहीं, लेकिन अब क्या है कि आपके पास कंटेंट है, तो हर स्कूल में स्टैंडर्डाइजेशन है, हर स्कूल में सेम कंटेंट चल रहा है। दूसरी बात, अगर कोई टीचर वहां पे नहीं है, ज्योग्राफी के टीचर नहीं है, फिर भी ज्योग्राफी का कंटेंट आपके पास है और वो चलता है। दूसरे जो बच्चे हैं वो भी आपको बच्चे भी अपने से भी क्लासेस उसको चला के पढ़ा सकते हैं, अगर कोई टीचर उस सर दिन नहीं। शेयर किया जाए सर, हम ट्रांसफर कर दें होस्ट हाँ से। मैं 1 मिनट बस जो है 1 मिनट उसको वीडियो में हम बेलन के बारे में कुछ चीजों को जानेंगे। दोस्तों इस बेलन को देखिए जिसकी ऊंचाई h है और ऊपरी और निचली पृष्ठ वृत्ताकार है। चलिए अभी इन वृत्त को साइड में रखते हैं, अलग रखते हैं। ये जो हिस्सा बच गया है इस बेलन का, इसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो इस वक्र पृष्ठ के अगर हम इस लंबाई को देखेंगे तो आप बता सकते हैं क्या कि ये क्या है? ये उस वृत्त की परिधि है जिसका मान 2 पाई r होता है। अब अगर हम इस वक्र पृष्ठ को इस प्रकार काटते हैं और इसे खोलते हैं तो ये किस आकार का हो गया? जी हां, ये एक आयत है और इस आयत की लंबाई क्या होगी? जो उस वृत्त की परिधि थी यानी 2 पाई r, और इसकी चौड़ाई क्या होगी? जो उस बेलन की ऊंचाई थी, जी हां h। तो किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है उसकी लंबाई गुने में उसकी चौड़ाई यानी L into B। तो यहां पे इसकी लंबाई जो है वो है 2 पाई r और इसकी जो चौड़ाई है वो है h यानी कि उस बेलन की ऊंचाई। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो निकल के आता है लंबाई गुने में चौड़ाई, जो हमें बताता है 2 पाई r गुने में h।
तो ये जो 2πr ये विजय जी, क्या आपको दिख रहा था? ये सभी लोग देख पा रहे थे? विजय जी बताएंगे जरा, कीजिए एक बार। प्रोफेसर विजय जरा। हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही थी सर। तो चूंकि मैथ्स से संबंधित है तो मैथ्स का ही हम लोगों ने आपको ये दिखाया, एक एग्जाम्पल जस्ट दिखा रहे थे हम लोगों ने इसमें आपको ये दिखाया कि किस प्रकार से जो चीजें हम लोग रट लिया करते हैं। अगर मैं अपने जमाने की बात करूं कि सिलेंडर का सरफेस एरिया हम लोग 2πr/h रट लेते, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने देखा कि सामने कैसे पूरा का पूरा उस सिलेंडर को खोला गया, आयत के रूप में आया, उसकी लंबाई और चौड़ाई 2πr/h। तो जो अभी हमारा पर्पस ये है कि कैसे एजुकेशन को, और खासकर मैथमेटिक्स का जो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, जो लर्निंग हमारी हो रही है, उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। देखिए, जैसे ही पढ़ाई की बात आती है तो सबका सर दर्द होने लगता है। बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे कहाँ, अब पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई को ऐसा, ये एक चैलेंज हम सभी लोग, जो जनरेशन हम लोग का है, हमको हमारा चैलेंज है कि कैसे एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कैसे चीजें टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो हम लोग कर सकते हैं। जैसा आपने देखा, तो बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाएगा, उसे रटने की आवश्यकता नहीं है, और किस प्रकार उसको खोलने के बाद सिलेंडर का वो एक आयताकार बन गया, और आयत की जो क्षेत्रफल है वो लंबाई इंटू चौड़ाई है, ये 2πr/h है। और अगर इस तरीके से हो जाएगा तो दो तीन बातें हैं, एक तो ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और दूसरी बात, रटने की आवश्यकता नहीं है, तीसरी बात, ताउम्र उन्हें याद रहेगा क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा है। तो इस तरीके का, ये तो जस्ट एक एग्जांपल हम लोगों ने आपको बताया, इस तरीके के ढेर सारे, जितना पूरा का पूरा कोर्स मटेरियल तैयार हुआ है, वो सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ये डिजाइंड है, 3D टेक्नोलॉजीज, एनिमेशन, इन सभी से है, ताकि बच्चों को और बहुत ही आसान लैंग्वेज में टफ से टफ चीजों को कैसे समझाया जाए, ये इस चीज को जो है किया गया है। और इसके साथ ही जो तीसरी चीज है, वो चीज है एडाप्टिव लर्निंग की। तो हर बच्चे का हम लोग जो है इसमें रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और हर बच्चे का लर्निंग कर्व, कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरा का पूरा डेटाबेस उसका तैयार होता रहता है। किसका प्रोग्रेस हो रहा है, कौन अभी स्टैग्नेंट चल रहा है, वो सारा का सारा चीज पता चलता रहता है। और उसके बाद हम लोग का आगे का ये प्रयास किया है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बिग डेटा एनालिटिक्स और एआई का, मशीन लर्निंग जिसे कहते हैं, उसके आधार पे बच्चों को मशीन बेस्ड, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड फीडबैक जाए कि ये सब्जेक्ट में जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन के पार्ट में आपका थोड़ा सा वीक लग रहा है, उसके लिए ये मटेरियल आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ये उसको उन्नयन ऐप पे ही मिल जाए। इसकी भी जो है तैयारी वो की जा रही है, और वो जो है बहुत बेहतरीन तरीके से उसको होगा। तो इसके फायदे हुए हैं वो जो हम लोग देख पा रहे हैं, कि जैसे बांका के इंटीरियर्स में मान लीजिए चानन एक एरिया है, और वहाँ पे एक अमृत करके लड़का था, और वो बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, लेकिन एकदम बिल्कुल जंगल के एरिया में रह रहा है। अब वो जब कोई भी क्वेश्चन अब उसे फंसता है तो वो सीधा जो है उसे ऐप पे डालता है, और उसे आईआईटी दिल्ली से या कहीं से आंसर आ रहा है। तो एक आईआईटीएन से पढ़ना और ऑन डेली बेसिस पढ़ना, ये ऐसे पॉसिबल नहीं है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा रहा है। मेरे कहने का सिंपली मतलब ये है, क्योंकि हम लोग शेयर स्क्रीन नहीं आपसे कर पा रहे हैं, हमारे कहने का ये मतलब है कि हम सभी लोग, जितने शिक्षक यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर बच्चे तक, और खासकर जो बॉटम ऑफ द पिरामिड हैं, जो दूरस्थ गांव में बैठे हुए बच्चे हैं, उन तक क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचानी हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। और वो संभव है टेक्नोलॉजी से, तकनीक के माध्यम से। नए, आप देखते हैं कि सभी बच्चे फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, उनका फ्रेंड कोई बॉम्बे में बैठा हुआ है, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, वहां से वो दिखते हैं कोई चीज, उनका फ्रेंड अगर डालता है तो वो यहाँ दिखते हैं। तो क्यों नहीं इस इतनी जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसको हम लोग अच्छी चीजों में यूज करें, शिक्षा के क्षेत्र में यूज करें, क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए उसको यूज करें। हम लोगों ने उन्नयन ऐप बनाया हुआ है। उसके साथ ही जब यहाँ पे पश्चिम चंपारण जिले में आप जब ये कोविड की समस्या प्रारंभ हुई, तो हर बच्चे तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि स्कूल्स भी बंद हो गए थे, तो हम लोगों ने, हमारे 40 टीचर हैं, डेडिकेटेड 40 टीचर, यहाँ पे एक स्टूडियो हम लोगों ने बनाया है। आप लोग फेसबुक पे
उन्नयन वेस्ट चंपारण सर्च कर सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस आते हैं 9th और 10th के। तो अन्य बच्चे जो पूरे बिहार से मेरे को सुन पा रहे हैं, हमारे टीचर यहाँ से पढ़ा रहे हैं। कोई भी बच्चा फेसबुक पे उसको एक्सेस कर सकता है और उन क्लासेस का लाभ उठा सकता है। अभी हमारे यहाँ पे 40 टीचर्स, डेडिकेटेड टीचर्स हैं जो लाइव डेली रियल टाइम पे लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं, जिसका आप सब लोग जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सभी लोगों के लिए ये एक चैलेंज है, हम सब लोगों के लिए, कि हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयास करते रहें। यूट्यूब, फेसबुक, उन्नयन ऐप, इन सभी माध्यमों से हर बच्चे तक हम लोग पहुंचे, ताकि, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि अगला कलाम, अगला जो है आइंस्टाइन किसी दूरस्थ क्षेत्र में, किसी दूरस्थ गांव में बैठा हुआ है। अगर हम सब लोग मिलके उन तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा पाएंगे, तो जो उन्हें प्रकृति ने इनॉर्मस पोटेंशियल दिया है, जो संभावनाएं उन बच्चों में है, वो साकार हो पाएगी और भारत पुनः जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। कुछ टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस थे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी जब भी आप लोगों को आवश्यकता है, मैं हमेशा हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने के लिए रेडी रहूंगा। मेरा समय आप कभी भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वो कर दो। प्रोफेसर विजय जी, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, बिल्कुल सुन रहे हैं सर। स्क्रीन शेयर थोड़ा अगर होता तो सर बेहतरीन रहता। वो और भी चीजें उसमें बहुत अच्छे से हम लोग दिखा पाते। अगर किन्हीं एक दो लोगों का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, अगर किन्हीं का कोई प्रश्न सर से है तो सिंगल करेंगे तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा। अच्छा, मनोज त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है? जी जी मनोज त्रिपाठी जी, अब मैंने मनोज शिक्षाविद है भोजपुर जिला से, मनोज त्रिपाठी जी। हाँ मनोज जी, अगर आपको कोई प्रश्न है तो करें। सरकार जो इस प्रकार के मोटिवेशनल स्पीच हुआ उन्नयन बिहार योजना पर, अगर आपके स्तर से सर से किसी प्रकार का कोई संदेह है और क्वालिटी एजुकेशन में आपका कुछ प्रयास है तो बताया जाए इस संदर्भ में। मनोज त्रिपाठी जी, शिक्षाविद, भोजपुर। मनोज त्रिपाठी जी, आवाज जा रही है? चंपारण आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है। हम लोग सुन पा रहे हैं। वीडियो लाइव कर दिया जाए, वीडियो आपका। हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है सर। सबसे पहले तो मैं महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह की भूमि से और अपने इतने इस तरह से जो कार्यक्रम आपने शुरू किया है डीएम वेस्ट चंपारण कुंदन सर ने, उसके लिए मैं अपने जिले की तरफ से और अपने समूह की तरफ से बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रियली इट्स अ बिगिनिंग। अभी आपने जो कहा कि कलाम हर गांव में पैदा हो सकते हैं, या हो सकता है कि कौन कलाम हो जाए, कौन आइंस्टीन हो जाए, रियली हम इस बात को नहीं जानते हैं सर। और ये काफी इंस्पायरिंग है आपका। हमारे जिले में भी उन्नयन की कक्षाएं काफी जोर शोर से चल रही है, और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आपके कार्यालय में ही, हम अपने डीओ और डीपीओ साहब के साथ ही, सूरत और सीरत हमारे विद्यालयों की बदल गई है उन्नयन आने के बाद। पढ़ाई भी रोचक हो गई है और विद्यालय भी आकर्षक हो गया है। तो इससे बड़ा चीज बच्चों के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। एक निवेदन जो है मेरा वो ये है कि सर, जो मुझे लगता है कि हमारे शिक्षकों को जो मिलना चाहिए वो है एप्रिसिएशन और मोटिवेशन। बिल्कुल सर। और ये एप्रिसिएशन और मोटिवेशन अगर
आपके जैसा विजनरी आदमी या जो हमारा ये बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी है, इस तरह से अगर आगे आए तो शायद मुझे लगता है कि जो पूरे बिहार को बदल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगा। तो कुछ ऐसे कार्यक्रम तरह से शैक्षिक रूप से मैं इस बात को कर रहा हूँ कि जो हमारे टीचर्स अच्छे काम कर रहा है उनको मोटिवेट किया, अप्रिशिएट किया, उनको बैक बेंच से फ्रंट बेंच, इसके लिए तो शायद हमारा उन्नयन और भी उन्नत होगा और शायद शिखर तक पहुंच सकेगा सर। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें शुरू होती है शिक्षकों से और खत्म भी होती है शिक्षकों पे, है बच्चों के लिए, है गुणवत्ता शिक्षा के लिए, लेकिन ये जो ड्राइविंग व्हील है वो हमारे साथ है। तो हम किस तरह से मोटिवेट कर सके, अगर फिर कभी हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे हम लोग अपने स्तर से प्रयास करने के लिए, जैसे आपने कहा मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, उसी तरह से मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा करके भी हमारा मंच जो है द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स कार्यक्रम और अच्छे टीचर्स, मैं कभी सर आप उसको देखिएगा, उसके वीडियोस को देखिएगा, मतलब माइंड ब्लोइंग कितना वो लोग मेहनत करते हैं। और चूंकि ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि हमारा जो जनरेशन है अभी भी उतना कंपेटेबल नहीं है मोबाइल से या टेक्नोलॉजी से, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स दे आर डूइंग देयर बेस्ट। तो ये अच्छी आपने जो बात है मनोज जी, आपने जो बातें रखी बहुत सही रखी है टीचर्स के मोटिवेशन का। मैं 2-3 बातें सिर्फ कहना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने ताजमहल देखा होगा या ताजमहल का नाम सुना हुआ है। पूरे विश्व से लोग कहते हैं कि 7 आश्चर्यों में है, तो लोग उसे देखने के लिए, कोई भी व्यक्ति जैसे ताजमहल को देखने लोग आते हैं, उसकी ब्यूटी का एप्रिसिएट करते हैं, उसके स्कल्पचर का एप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन उसके नींव में जो पत्थर हैं उसको कोई नहीं देखता। ताजमहल की ब्यूटी और जो नींव के पत्थरों पे टिका हुआ है, वो नींव के पत्थर आप सभी शिक्षक लोग। अगर मैं आज इस चेयर पे बैठा हुआ हूँ तो हमारे नींव के पत्थर वो शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे बिहार में और बिहार से बाहर जहाँ मैं पढ़ाई किया हूँ वहाँ है। अगर मैं आज आप लोगों के सामने हूँ तो वो शिक्षक गण हैं। वो आप सभी लोगों को रियलाइज करना होगा कि आप सिर्फ शिक्षक नहीं हैं, आप गुरु हैं। और गुरु 2 शब्दों से मिलकर बनता है, गु और रू 2 शब्द हैं। गु का मतलब होता है अंधेरा, रू का मतलब होता है प्रकाश। तो व्यक्ति की जिंदगी को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो नीचे से बहुत ऊंचाई की ओर ले जाता है। आप सब लोग वो व्यक्ति हैं और आपको ये जब तक रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा। आप ताजमहल के पत्थर, हो सकता है कि मैं आज आप सबों के सामने जब बैठा हूँ तो मेरे गुरु एक हैं जो किसी गांव में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी बिना पे मैं इस चेयर पे आज यहाँ बैठा हूँ। ये हम सभी लोगों को भूलना नहीं चाहिए, रियलाइज करना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक और मैं दूसरा जो रिक्वेस्ट करूंगा वो है अच्छे लोगों का, सकारात्मक लोगों का समुच्चय तैयार करना। तभी जो है आप क्वालिटी एजुकेशन हर व्यक्ति तक। बिट्स एंड पीसेस में हम प्रयास कर रहे हैं। आज की आवश्यकता यह है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए। आप सभी लोग जितने लोग काम कर रहे हैं, केसी सिन्हा सर हैं, एस वर्मा साहब हैं, सभी लोग जब कर रहे हैं तो एक जगह पे आए और उसके बाद हम लोग जो है इसको प्रयास करें हर लोग तक पहुंचाने की। जो तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको बताया, फेसबुक पेज पे भी जो हम लोग कर रहे हैं, लगभग 40 डेडिकेटेड टीचर हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उसमें लाइव क्लासेस आ रहे हैं, उसको भी प्रचार कर सकते हैं और बिहार का कोई भी बच्चा उस फेसबुक को एक्सेस कर सकता है और पढ़ाई कर सकता है। तो ये एक शुरुआती दौर में बड़ा अच्छा रहा मनोज जी, और हम सभी लोग चाहेंगे कि सब लोग मिल के अब ये प्रयास करें और बिहार को जो गौरवशाली इतिहास है उसको पुनः जो हम लोग फिर से जो है एक बार गौरवान्वित करें, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो सर से इस संदर्भ में उठा सकते हैं, अगर किन्हीं का कोई विशेष अगर हो, और नहीं तो मैं प्रोफेसर केसी सिन्हा, क्योंकि सभी सर अभी म्यूटेड हैं, इस कारण इंडिविजुअल संभव नहीं हो रहा है। हम लोग सर एक बार जो है सब ऑफलाइन में मिल करके इस बिंदु पर विचार विमर्श करने की जरूरत है, चाहे पटना में किया जाए सर, चाहे जहां भी स्थल निर्धारित किया जाए सर। सर अगर आ गए हैं तो एक बार सर से मैं थोड़ा सा, मैं देख रहा हूँ सर आ गए हैं जी सर। नमस्कार सर। सिन्हा सर, सर मैं साइंस कॉलेज पटना से पढ़ा हूँ सर, और
मैं सर 96 में वहाँ पे पढ़ाई किया हूँ। और सर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आज मैंने बताया सर कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर व्यक्ति तक कैसे पहुँचाना है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम लोग पहुँच सकते हैं। हमने उन्नयन ऐप के बारे में भी बताया सर। बट मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ सर, हमारी पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण मैथ्स को पहुँचाने में आपकी किताबों ने जो महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। पर्सनल रूप से जब हम लोग एक दूसरे से मुखातिब है तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, और आपके प्रयास की सराहना करना चाहता हूँ सर कि हम लोग अगर इन जगहों पे बैठे हुए हैं और हमारे जैसे लाखों लोग जो बैठे हुए हैं वो केसी सिन्हा साहब की बुक से, मैथ्स की जो बुक आया करती थी सीरीज, उससे पढ़ के हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। मेरा सर एक ही निवेदन आपसे होगा कि हम लोगों ने जो क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाने के लिए प्रयास शुरू किए हैं उसमें सर आपको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक बार मैं चाहूंगा कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए भी जो हमारे फेसबुक पेज है सर उस पर आमंत्रित करना चाहेंगे बाद में, ताकि आप सर एक बार उनको अपना नॉलेज शेयर कर पाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जैसा कि बताया कि आप बिल्डिंग ब्लॉक रहे हैं हम जैसे बहुत सारे युवाओं को आगे बढ़ाने में। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम शिक्षक और बिहार सरकार के पदाधिकारीगण जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, अगर ये दोनों मिल करके काम करें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दी जा सकती है और इसको बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है। सुदूर इलाके के बच्चों को यह सुविधा प्रदान की जा सकती है और टेक्नोलॉजी का यूज तो हम लोग करना ही चाहिए। और आगे आने वाले दिनों में मेरा ये मानना है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऑफलाइन का लिमिटेशन है लेकिन ऑनलाइन का लिमिटेशन है, लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि बड़े बड़े विद्वानों का लेक्चर सुन सके, उनसे लाभान्वित हो सके, तो ऑनलाइन ये सुविधा प्रदान कर सकता है। और हमारे तरफ से अगर जो भी हमसे बन पाएगा हम करेंगे और मेरा पूरा कोऑपरेशन रहेगा और जहां भी आप लोग बुलाइएगा वहां हम जाने के लिए तैयार हैं। अभी तो मैं सेवानिवृत्त भी हो गया हूं, आगे हो सकता है कि कुछ और करे, लेकिन मेरा भी इंटरेस्ट है और बिहार के बच्चों को फायदा हो इसमें हम लोग किसी भी काम को करने के लिए तैयार है। और मेरा यह मानना है कि आप लोगों के जैसे लोगों का अगर कोऑपरेशन मिलता है तो ये निश्चित रूप से सफलता हम लोग पाएंगे और ये बहुत दूर तक जाएगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में हम लोग कामयाब होंगे। हायर एजुकेशन में भी इसको लाना चाहिए। हायर एजुकेशन कॉलेज और पीजी लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल में भी इसको अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो और अच्छी बात होगी। बिल्कुल धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद केसी सिन्हा सर, जिला पदाधिकारी महोदय का, कि जिन्होंने इतनी क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाने के लिए पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में, हम लोग भी केसी सिन्हा सर की किताब पढ़ करके ही आगे बढ़े हैं। प्रोफेसर एससी वर्मा जो इस सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं, आजीवन सदस्यता इन्होंने ग्रहण किया है। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग हैं जुड़े हुए सब मिल करके बिहार ही नहीं पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए सर जो के माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदय जो उन्नयन बिहार योजना स्मार्ट क्लासेस से हुआ है, मैं समझता हूं कि बिहार में एक नई दिशा एवं शिक्षा व्यवस्था में काफी रोचक, मैं आज जो इस सोसाइटी के संदर्भ में जो कार्यक्रम कर रहा हूं और सर के आगमन से एक उत्साह पैदा बच्चों में हुआ है। सभी बच्चों की अवसर देने की आवश्यकता है। अवसर अगर मिलेगा, शिक्षकों में एक अवसर मिलेगी तो निश्चित रूप से समाज में एक नई दिशा, नई शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आएगी। और यही मोटिवेशन है, शिक्षकों में मोटिवेशन, बच्चों में मोटिवेशन और पेरेंट्स में मोटिवेशन की नितांत आवश्यकता है। और इसके लिए राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, संकुल स्तरीय समिति का निर्माण कर करके अच्छे शिक्षकों को चुनाव कर करके एक क्वालिटी एजुकेशन बना करके बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिला पदाधिकारी महोदय का, जिन्होंने काफी समय बच्चों के साथ, हम सभी शिक्षकों के साथ एक मार्गदर्शन दिया। और मैं भविष्य में भी इस मार्गदर्शन के लिए और बेतिया में सर का कार्यक्रम के लिए आमंत्रण दिए हैं। निश्चित रूप से हम लोग बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के माध्यम से और पूरे बिहार के शिक्षकों के माध्यम से, केसी सिन्हा भी रहेंगे, एससी वर्मा से भी संदर्भ में मैं बात करूंगा।
तो अगर होगा तो हम लोग निश्चित रूप से वेस्ट चंपारण के अतिरिक्त बिहार के तमाम जिलों में हम इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे और सर का अपेक्षित सहयोग रहेगा। पिछले वर्ष भी सरकार के स्तर से भी सहयोग मिली थी, इसके कारण जो है आज बच्चे जुड़ रहे हैं और एक क्वालिटी एजुकेशन कमेटी भी कई जिलों में बन चुकी है, वेस्ट चंपारण से लेकर के कुछ जिलों में नहीं बनी है। तो निश्चित रूप से इस पर हम लोग आगे, इसमें न केवल स्कूली शिक्षा की व्यवस्था वरन उच्च शिक्षा के लिए जो सर का प्रयास है, जो इनके द्वारा हायर एजुकेशन, क्योंकि ग्रास रूट ठीक होना आवश्यक है। जब तक ग्रास रूट हम बेसिक ठीक नहीं होते हैं तब तक हायर एजुकेशन की कल्पना में मुश्किल होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिला पदाधिकारी महोदय को कि आप आए और बच्चों को, शिक्षकों का एक मार्गदर्शन दिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी। अब मैं बहुत धन्यवाद आपने, बहुत जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए सर। बच्चों को, शिक्षकों के आज करीब मोर देन 400 शिक्षक, बाकी सभी बच्चे और शिक्षक यूट्यूब लाइव चैनल पर भी देख रहे हैं। तो इतनी बड़ी मोटिवेशन सर, बहुत ही अच्छा लगा कि आज इतनी जो यूनियन बिहार कुछ शेयरिंग करना था जो कि नहीं हो पाया। हम लोग इस पर विशेष रूप से बाद में इस पर डिस्कस कर करके पुनः एक बार हम लोग आमंत्रित करेंगे सर को कि हम लोग पहले से ही तैयारी कर करके कि पूरी चीज़ की जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए बच्चों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब प्रोफेसर केसी सिन्हा सर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ इधर आए और बच्चों एवं शिक्षकों जो पूरे बिहार में जुड़े हैं वो आए और सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए जो आज चर्चा की गई है उस पर आके बच्चों को और शिक्षकों को मार्गदर्शन दें। प्रोफेसर केसी सिन्हा सर। सभी लोगों को नमस्कार। और हम देख रहे हैं कि हमारे बैचमेट टीके राय साहब मौजूद हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर इस कार्यक्रम में हैं। डीएम साहब ने बहुत इंटरेस्ट लिया और ये शिक्षक का यह ड्यूटी भी होता है कि विद्यार्थियों को आगे बढ़ाए। और मेरा तो ये मानना है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी अगर प्रोत्साहन मिल जाए, इंकरेजमेंट मिल जाए तो वो बहुत अच्छा करता है। तो इस तरह के कार्यक्रम से हम लोग कोशिश करेंगे कि कमजोर विद्यार्थियों को भी ऊपर लाए और जो टैलेंटेड है उनको और उनके टैलेंट को और निखारने और संवारने का काम किया जाए। आज हमको सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाने के लिए दिया गया है, तो शुरुआत करते हैं हम सब्जेक्ट का। सीक्वेंस अनुक्रम जिसको कहते हैं। तो अगर नंबर्स को एक के बाद एक कॉमा देकर के लिखा जाए, नंबर्स को एक के बाद एक कॉमा देकर के लिखा जाए तो उसको सीक्वेंस कहते हैं। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में एक दूसरा डेफिनेशन भी है, वो फंक्शन से। सीक्वेंस ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर का सेट हो। नेचुरल नंबर का कोई भी सबसेट हो सकता है, पूरा नेचुरल नंबर का सेट भी हो सकता है। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर का सेट हो। और नेचुरल नंबर का सेट का मीनिंग क्या हुआ कि फंक्शन में आप जानते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3, तो हर एक का इमेज मिलना चाहिए। तो 1 का जो इमेज होगा उसको हम पहला टर्म कहेंगे सीक्वेंस का, 2 का जो इमेज होगा उसका दूसरा टर्म कहेंगे, 3 का जो इमेज होगा उसको तीसरा टर्म कहेंगे। यानी सीक्वेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस इज ए फंक्शन व्हिच डोमेन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन स्कूल के बच्चों को बतलाने के लिए हम लोग यही करते हैं कि अगर नंबर्स को एक के बाद एक कॉमा देकर के लिखते जाए किसी नियम के अनुसार, तो इसको सीक्वेंस कहा जाता है। नंबर्स को एक के बाद एक कॉमा देकर के लिखते जाए तो इसको सीक्वेंस कहा जाता है। इसको सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कहते हैं और फर्स्ट टर्म जो पहला लिखा क्रम में फर्स्ट लिखा उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसको T1 या A1 से डिनोट करते हैं। दूसरा जो लिखा इसका सेकेंड टर्म कहलाता है, इसको T2 या A2 से डिनोट करते हैं। इस तरह से अगर यहाँ फोर्थ है तो ये T4 फोर्थ टर्म कहलाएगा या A4 कहलाएगा।
ये फंक्शन के लैंग्वेज में कह सकते हैं कि 1 का इमेज T1 है, फर्स्ट टर्म 1 का इमेज। आप एग्जांपल लीजिए, हम इमेज निकालने का fn अगर हम लिख दें 2n+1 तो 1 का इमेज 3 होगा, 1 का इमेज 3 होगा, यानी सीक्वेंस का पहला टर्म 3 हुआ। 2 का इमेज 5 होगा, यानी सीक्वेंस का दूसरा टर्म 5 हो गया। 3 का इमेज 7 होगा, यानी तीसरा टर्म 7 हो गया। तो एक नियम के अनुसार संख्याओं को एक के बाद एक कॉमा देकर के लिख दिया जाए तो इसको सीक्वेंस कहते हैं। कॉमा देकर के लिखेंगे और जो पहला नंबर लिखेंगे इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, दूसरा लिखेंगे उसको सेकंड टर्म कहते हैं, तीसरा लिखेंगे उसको थर्ड टर्म कहते हैं। और फंक्शन के लैंग्वेज में सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is a set of natural numbers। अगर इस सीक्वेंस में टर्म्स की संख्या कहीं जाकर रुक जाए तो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा, और अगर कहीं नहीं रुके आगे बढ़ते ही जाए तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस और सीरीज में अंतर समझना चाहिए। दोनों लोग, कॉमन लोग सीरीज भी कह देते हैं सीक्वेंस को, लेकिन सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस है। अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन दे दें, सभी प्लस दे सकते हैं, सभी माइनस दे सकते हैं, कुछ प्लस कुछ माइनस दे सकते हैं, तो ये कहलाता है सीरीज। सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस साइन देते जाए तो जो ये हुआ, जो बना, इसको सीरीज कहा जाता है। तो ये हुआ सीक्वेंस और ये हुआ सीरीज, यही दोनों में डिफरेंस है। सीरीज में प्लस या माइनस का साइन, सीक्वेंस के टर्म के बीच में, दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस साइन देते जाए, सभी प्लस दे सकते हैं, सभी माइनस दे सकते हैं, कुछ प्लस कुछ माइनस दे सकते हैं, वो प्लस या माइनस साइन होना चाहिए दो टर्म्स के बीच, तो इसको कहा जाता है सीरीज। अब सीक्वेंस, कुछ विशेष तरह के सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस कुछ विशेष तरह के होते हैं, उसका एक नाम दिया गया, कुछ विशेष तरह के सीक्वेंस का नाम दिया गया। अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसी तरह से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और भी सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन आपको स्कूल में ये अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये जीपी और एचपी, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में जीपी कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, और एचपी कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन को। तो +2 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ना है 11th में, लेकिन 10th में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। तो पहला बात कि सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस। सीक्वेंस क्या हुआ? अगर नंबर्स को, संख्याओं को एक के बाद एक कॉमा देकर के लिख दिया जाए किसी नियम के अनुसार, तो इसको कहा जाता है सीक्वेंस। और सीक्वेंस के टर्म्स में, के बीच में, दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस साइन लगाते जाए, कोई प्लस कोई माइनस, सब प्लस सब माइनस लगाते जाए, यानी दो टर्म के बीच प्लस या माइनस का साइन जरूर होना चाहिए, तो ये सीरीज कहलाता है। और सीक्वेंस में तीन विशेष तरह के सीक्वेंस को आपके सिलेबस में है, तीन विशेष तरह का सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है कि अगर दो टर्म्स का, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो ऐसे सीक्वेंस को कहा जाता है एपी।
दो कंसेक्यूटिव टर्म्स बाद वाले टर्म्स में से उसके ठीक पहले वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए। अगर इक्वल आते जाए तो ऐसे सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे यहां देखिए 1 3 5 7 9, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 2, थर्ड में से सेकेंड टर्म को माइनस कीजिएगा तो 2, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कीजिएगा 2, फिफ्थ में से फोर्थ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा 2। यानी कांस्टेंट आ रहा है। टर्म्स का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आवे तो उसको एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और टर्म्स का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आवे, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये अगर इक्वल आता है, जैसे ये 2 आया, इसमें थर्ड माइनस 2 ये 2 आता है, तो ये कहलाएगा, ये सीक्वेंस जो हुआ अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। और ये जो कांस्टेंट आया ये 2 2 2, इसको अरिथमेटिक एपी का कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। डिफरेंस इक्वल आ रहा है यानी डिफरेंस कॉमन हुआ, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, और इसको डी से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ डी हुआ 2, इस एपी का, ये एपी में है और एपी का कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट किया जाता है, तो डी हुआ 2। फर्स्ट टर्म एपी का, उसको उसके लिए स्पेशल सिंबल है ए जनरली लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, और जो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है यानी एपी का कॉमन डिफरेंस जो कहलाता है उसको डी से डिनोट करते हैं। तो फिर से क्लियर करते हैं, अगर नंबर्स को एक के बाद दूसरा कॉमा दे दे करके लिखा जाए तो ये सीक्वेंस कहलाता है। सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, और अगर बीच में दो सीक्वेंस के दो टर्म के बीच में, हर दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस साइन कोई लगा दे तो वो सीरीज कहलाता है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या हुआ, अगर टर्म्स का डिफरेंस, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आवे, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करते जाइए, अगर इक्वल आता है तो इस सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फर्स्ट टर्म को डिनोट करने के लिए ए यूज किया जाता है, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है, और जो डिफरेंस कांस्टेंट आया उसको डी से डिनोट करते हैं और उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब इसमें इस एपी का nth टर्म अगर हम निकालना चाहें, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी हम अगर निकालना चाहते हैं, फर्स्ट टर्म ए है, ए विद द फर्स्ट टर्म and b the common difference of AP हम nth टर्म निकालना चाहते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो a हुआ, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म में d था, यहाँ 2, फर्स्ट टर्म में d ऐड कर देने पर ये सेकंड टर्म मिल गया, सेकंड टर्म में d2 ऐड कर दीजिएगा तो थर्ड मिल जाए। यानी लेफ्ट से राइट अगर बढ़िएगा तो d ऐड करते जाइए, टर्म्स मिलते जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म अगर a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो सेकंड टर्म नेचुरली a प्लस d होना चाहिए। थर्ड टर्म क्या होना चाहिए, a प्लस 2d होना चाहिए। फोर्थ टर्म क्या होगा, एक और d ऐड किया। अब इसमें फोर्थ टर्म देखिए, फोर्थ टर्म अगर है तो यहां से यहां फर्स्ट टर्म है, एक स्टेप आगे बढ़े यानी सेकंड टर्म के लिए एक d ऐड किया, 2 स्टेप यहां से काउंट किया जाता है। यहां से अगर यहां आना है तो हमको कितना स्टेप लेना पड़ा, 1 2 3, इसलिए 3d। अगर हम यहां से nth टर्म पर जाए, ये सेकंड टर्म में d है, थर्ड टर्म में 2d है, कम 3d नहीं है 2d है,
क्योंकि यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर फोर्थ टर्म में जाना है तो a प्लस 3d। तो क्लियर है कि nth टर्म अगर लिखना है तो a प्लस nd नहीं होगा, ये फोर्थ टर्म में a प्लस 3d है, सेकेंड टर्म में a प्लस 2d है। यहां से अगर चलेंगे तो d d d चौथा पर पहुंच जाएंगे, 3 बार d ऐड करने पर यानी 3d, d प्लस d 3d, तो ये फोर्थ टर्म हो रहा है। तो फोर्थ टर्म के लिए 3d, फिफ्थ टर्म के लिए लेना होगा तो 4d। तो nth टर्म के लिए फिफ्थ टर्म में ये 4d है, 5 माइनस 1, फिफ्थ टर्म में 4d है, 5 माइनस 1, फोर्थ टर्म में है 4 माइनस 1, nth टर्म में होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये nth टर्म का फार्मूला हो गया, AP का nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अगर AP का nth टर्म का फार्मूला क्या होगा, a प्लस nd नहीं, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, क्योंकि a से nth प्लेस पर आने पर, जैसे ये फिफ्थ पर आने के लिए आपको 4 स्टेप लेना होगा, एक कम, वैसे ही nth पर जाने के लिए n-1 स्टेप्स जाना होगा आगे, और d d d ऐड करते जाएंगे n-1 टाइम्स। तो tn हो गया a प्लस n-1 इंटू d। तो ये AP का nth टर्म का फार्मूला। मैथमेटिक्स में केवल फार्मूला याद नहीं करना चाहिए कि हाँ ये फार्मूला हुआ बैठा, अब इस फॉर्मूले को एनालाइज कीजिए। यहां पर a d tn nth टर्म और n 4 अननोन्स है, 4 क्वांटिटीज रिलेटेड है, और अगर इसमें किसी 3 का वैल्यू मालूम हो जाए तो फोर्थ का वैल्यू निकल जाएगा। tn a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसमें a n d और लास्ट टर्म nth टर्म tn, ये 4 क्वांटिटीज है, इसमें कोई 3 आपको दे दिया या किन्हीं 3 का वैल्यू हम दे दें तो चौथे का वैल्यू इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें a n d और tn में कोई 3 अगर दे दिया जाए तो फोर्थ का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब ये nth टर्म था, AP के n टर्म्स का सम, तो इसके बारे में आप शायद सुने होंगे, मैथमेटिशियन गॉस के बारे में। गॉस जब पढ़ाई करते थे, स्कूल में थे, तो 10th क्लास में उनके टीचर जो है वो रेस्ट लेना चाहते थे, आराम करना चाहते थे कुछ समय। तो वो क्या सोचे कि एक ऐसा प्रॉब्लम दे दें स्टूडेंट्स को कि वो पूरे घंटा वो उसको कैलकुलेट करते रहे, उसका समय गुजर जाए। तो उन्होंने क्या किया कि कह दिया कि 1 से लेकर 100 तक का सम आप निकालिए। स्टूडेंट्स को दे दिया क्लास में कि 1 से 100 तक का सम निकालिए, और वो चाहे कि ये तो कैलकुलेट करेगा, सबको लिखेगा, सबको ऐड करेगा, समय लगेगा। लेकिन गॉस ने क्या किया, देखिए दिमाग का शार्पनेस वर्क करता है, कहां तक आप सोच सकते हैं। तो गॉस ने क्या किया कि इसको अगर s ले लें और उल्टे क्रम में, अगर उल्टे क्रम में लिखें 100, यहां लिख दें 99, इधर से जो था उल्टे क्रम में लिखे 100, ये 99, ये 98, तो उल्टे क्रम में अगर हम लिखे तो 100 को लिख दिया यहां लास्ट वाले को, लास्ट बट 1 को यहां लिख दिया, उसके बाद जो आया 98 को यहां लिख दिया। अगर इस तरह से लिखे तो नेचुरली ये 1 यहां आ जाएगा, ये 2 यहां आ जाएगा, ये 3 यहां आ जाएगा। और अगर ऐड किया जाए तो देखिए गॉस का दिमाग इस पर काम किया कि ऐड करेंगे तो 101, ये दोनों ऐड करेंगे तो 101, 101, ये भी 101, ये भी 101, ये भी 101, सब 101 हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा। तो ऐड किया उल्टे क्रम में रख करके, तो एक्चुअली इसका सम अगर s था तो यहां भी s ही होगा। आप पहले से जानते हैं
a प्लस बी प्लस सी निकालिए या c प्लस बी प्लस ए निकालिए, दोनों तो इक्वल आता है, ऐड कर लेते समय। तो इसका सम अगर s है तो इसका सम भी s होगा। तो ये 2s बराबर क्या हो जाएगा, 101 101 101। और कितने बार, देखिए 1 से 100 तक है, तो 101 को 100 टाइम्स ऐड करते तो 101 इंटू 100 ये हो गया 2s, और s हो जाएगा 100 इंटू 101/2। तो ये फार्मूला गॉस के दिमाग में तुरंत आया कि 1 से 100। हम उल्टे क्रम में मैथमेटिक्स में जो वर्क करते हैं उनका कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं, उसका क्या यूज होगा ये भी नहीं सोचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मैथमेटिशियन को कहा जाता है कि वह उस दर्जी के जैसा है जो 3 माह का 4 माह का 5 माह का कोट बना करके टांग दिया है, उसको नहीं पता है कि किसी को जरूरत होगा या नहीं होगा। तो प्योर मैथमेटिशियन को कहा जाता है कि वो कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, और लेकिन आगे देखा जाता है कि उसका कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि इसी से जो गॉस ने किया कि उल्टे क्रम में लेकर के ऐड कर दिया, इससे उसको आया कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम देखिए, बिगिनिंग और एंड से एपी में बिगिनिंग और एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म, बराबर दूरी पर के टर्म्स का सम इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है, और वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर होता है। देखिए बिगिनिंग से पहला और एंड से पहला का सम हो गया 101, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। बिगिनिंग से दूसरा और एंड से दूसरा, इसका भी सम हो जाएगा 101। बिगिनिंग से तीसरा, एंड से तीसरा, इसका भी सम 101, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये एपी का एक प्रॉपर्टी भी हो गया कि बिगिनिंग और एंड से बराबर दूरी पर के टर्म्स का सम कांस्टेंट होता है, और वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और इसी से एपी के एन टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला मिल गया। देखिए कैसे, अगर एपी के एन टर्म्स का सम एन है, एपी के एन टर्म्स का सम अगर एसएन है, एसएन से डिनोट करते हैं तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये लास्ट वाला टीएन, nth टर्म। एक चीज और देखिएगा, एपी में इधर से बढ़िएगा तो कॉमन डिफरेंस ऐड करते जा रहे हैं, डी ऐड होते जाएगा, और उधर से आइएगा उल्टे, और देखिए a प्लस 3d है, हम पूछें कि दूसरा टर्म क्या होगा, ये थर्ड टर्म है a प्लस 3d, तो सेकेंड टर्म, सॉरी a प्लस 2d है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d में d माइनस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा, और सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म चाहते हैं तो फिर d माइनस कर, इधर से जाइएगा तो d ऐड करना है, और उधर से लौटिएगा तो d सब्ट्रैक्ट करते जाइए। तो लास्ट वाला टर्म tn है, नेक्स्ट हो जाएगा tn माइनस d, नेक्स्ट हो जाएगा tn माइनस d, tn माइनस 2d, tn माइनस 2d। इस तरह से इधर से बढ़ेंगे तो d माइनस करते जाएंगे, इधर से बढ़ेंगे तो d। तो अब उल्टे क्रम में जो गॉस ने किया था वही काम आप यहां कीजिए। गॉस ने बतला दिया कि एपी का सम निकालने का क्या तरीका हो सकता है, तो tn को अगर यहां लिखिए, नेक्स्ट वहां लास्ट से सेकेंड वाले को यहां लिखिए, फिर नेक्स्ट वाले को यहां लिखिए, और अब अगर ऐड कर दीजिएगा, ये लास्ट वाला a वाला यहां आएगा, a प्लस d यहां आएगा, a प्लस 2d यहां आएगा। अगर हम ऐड कर दें तो 2sn 1 प्लस 2, अगर इक्वेशन नंबर 1 दिया, इक्वेशन नंबर 2 दिया, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2sn, और ये ऐड कीजिएगा तो a प्लस tn, ये भी ऐड कीजिएगा तो a प्लस tn, ये ऐड कीजिएगा तो 2d और 2d कैंसिल हो जाएगा, a प्लस tn। इस तरह से a प्लस tn, लास्ट वाला भी a प्लस tn, लास्ट बट 1 भी ऐड कीजिएगा तो a प्लस tn। तो a प्लस tn कितना बार, जितना टर्म था, n टर्म्स था
तो a+tn n टाइम्स। तो किसी नंबर को जैसे k 5 टाइम्स ऐड कीजिएगा तो 5k होता है, k 6 टाइम्स ऐड कीजिएगा तो 6k होगा। तो सेम नंबर a+tn n टाइम्स ऐड किया तो n टाइम्स a+tn हो जाएगा, और तब Sn हो गया, Sn क्या हो गया, 2 को इधर लाइए, n/2 इंटू a+tn। तो एक फार्मूला ये हो गया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एपी के n टर्म्स के सम का एक फार्मूला ये हो गया कि फर्स्ट टर्म n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। किसी एपी के n टर्म्स का सम n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। एक और फार्मूला हो सकता है, इस Tn का वैल्यू आप रख दीजिए। mh टर्म का फार्मूला हमने निकाला था a + n-1 इंटू डी, Tn का a + n-1 इंटू डी। तो ये क्या हो गया, a और a 2a + n-1 इंटू डी। तो AP के n टर्म्स के सम का एक दूसरा फार्मूला हो गया n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। तो AP के सम का फार्मूला निकल गया। AP का nth टर्म का फार्मूला हो, AP का nth टर्म क्या आया था, Tn a + n-1 इंटू डी, और Sn का दो फार्मूला आया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और दूसरा हो गया n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब अगर कहें कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम बतलाइए, तो जैसे 1 to 100 का सम था, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम 1 से लेकर n तक का सम, तो चाहे तो ये फार्मूला लगा दीजिए या डायरेक्टली ये लगा दीजिए कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म n है, तो n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म किसी एपी का सम, ये एपी में है 1 2 3 डिफरेंस 1 है, तो एपी में अगर है, मालूम हो गया कि एपी है, तो सम का क्या फार्मूला होगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। या इसमें बैठा करके भी निकाल सकते हैं, a के जगह पर 1, d के जगह पर 1 2 3 कॉमन डिफरेंस 1 है, तो d के जगह पर 1 रख दीजिए, a के जगह पर 1 रख दीजिए, तो यही आ जाएगा। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू n + 1/2 होता है। अब हम आपसे एक प्रॉब्लम पूछते हैं। कोई फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में 1 kg का गोला 5 मशीन है, किसी फैक्ट्री में 5 मशीन लगा हुआ है, हर एक मशीन 1-1 kg का गोला बना रहा है। किसी फैक्ट्री में 5 मशीन लगा हुआ है और 1 kg का गोला बनाना है, तो सभी 5 मशीन 1-1 kg का गोला उसको बनाना है। लेकिन ये पता लग गया कि कोई एक मशीन डिफेक्टिव है, 5 मशीन है, 1-1 kg का गोला उसको बनाना था, लेकिन एक मशीन उसमें डिफेक्टिव है जो 100 ग्राम कम, यानी 900 ग्राम का ही गोला बना रहा है। 5 मशीन से 1-1 kg का गोला बनाना था, लेकिन ये मालूम है कि कोई एक मशीन डिफेक्टिव गोला बना रहा जिसका वेट 900 ग्राम है। अब हम आपके सामने एक प्रॉब्लम रखते हैं कि एक ही बार आपको अलाउ किया गया, 5 मशीन लगा हुआ है, कौन सा मशीन डिफेक्टिव गोला बना रहा है ये नहीं मालूम है, क्योंकि साइज एक ही है सबका, लेकिन एक मशीन जो है उस 5 में से कोई एक मशीन ऐसा है जो 900 ग्राम का गोला बना रहा है। सब 1-1 kg का गोला बनाना था, लेकिन एक मशीन डिफेक्टिव है, वो पता नहीं है कि कौन सा है, 5 में से कोई एक है, वो 900 ग्राम का गोला बना रहा है। हम
आपसे कहते हैं कि एक ही बार आपको तौलना अलाउड है, यानी एक बार तौल सकते हैं, और बतला देना है कि कौन सा मशीन डिफेक्टिव गोला बना रहा है। फिर से सुनिए, 5 मशीन है, पांचों मशीन एक साइज का गोला बना रहा, 1-1 केजी का गोला बनाना था, लेकिन ये मालूम है हो गया कि कोई एक मशीन डिफेक्टिव है जो 900 ग्राम का गोला बना रहा। अब आपसे हम कहें कि एक ही बार तौलना अलाउड है, एक बार आप वेट कर सकते हैं, और एक बार तौल करके एक ही बार तौलना आपको अलाउड है, और तब बतला दीजिए कि कौन सा मशीन डिफेक्टिव गोला बना रहा है। 5 मशीन से गोला बन रहा, 1-1 केजी का गोला बनाना था, ये मालूम है कि एक मशीन उसमें डिफेक्टिव गोला बना रहा है जो 900 ग्राम यानी 100 ग्राम कम वाला गोला बना रहा है, साइज वही है। हमको नहीं मालूम है कि कौन सा मशीन डिफेक्टिव है, ये पता लगाना है आपको, और ये अलाउ किया गया कि आप एक बार तौल सकते हैं। कोई कहेगा कि इसमें क्या है, पहला मशीन का गोला लिया तौल लिया, दूसरा वो ठीक निकला, दूसरा तौल लिया, नहीं, एक ही बार आप तौल सकते हैं, आपको वेट करना एक ही बार अलाउड है। अब बतलाइए कि कौन सा मशीन डिफेक्टिव गोला बना रहा है, ये कैसे जाना जा सकता है। फिर से हम क्वेश्चन क्लियर कर दें। 5 मशीन है, पांचों 1-1 केजी का गोला बनाना था पांचों को, तो पांचों एक साइज का गोला बना रहा है, लेकिन ये पता लग गया कि एक मशीन इसमें से डिफेक्टिव गोला बना रहा है जो 100 ग्राम कम का गोला यानी 900 ग्राम का गोला बना रहा है। आपसे कहा गया कि एक ही बार आप तौल सकते हैं, एक बार तौलना अलाउड है। बतलाइए कि कौन सा मशीन डिफेक्टिव गोला बना रहा है। कौन बतला सकते हैं कि कैसे? अब देखिए, इसमें जैसे हमने कहा ना कि गॉस का दिमाग लगा, तो इसमें मशीन पर ये मशीन 1 2 3 4 5 ये मशीन लगा हुआ है। ये मशीन जो गोला बना रहा है उसमें एक गोला हमने ले लिया, और ये मशीन जो गोला बना रहा है उसमें से 2 गोला ले लिया। ये मशीन जो गोला बना रहा है उसमें 3 गोला लिया, और ये जो गोला बना रहा है उसमें बॉल ये 4 ले लिया, और इसमें से 5 ले लिया। अगर सभी का वेट कितने हो गए? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और अभी हमने बतलाया था कि 1 से n तक का सम कितना होता है? 1 से n तक का सम n × n + 1/2। ये तो कम है, आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला से क्या होगा? 1 से n तक का, 1 से 5 तक का n × n + 1/2 15। तो अगर सभी मशीन सही होते, हम एक गोला इसका लिया, 2 गोला इसका लिया, 3 गोला इसका लिया, 4 इसका लिया, 5 इसका लिया, सभी 15 गोला को हम एक साथ तराजू पर रख करके तौल लिए, उसका कुछ वेट होगा। अब अगर ये होना चाहिए था 15 केजी, अगर ये 15 केजी से 100 ग्राम कम है, क्योंकि हम इससे एक गोला लिया, इससे 2, इससे 3, इससे 4, इससे 5, और सभी 15 गोला को तौल लिया एक बार। 15 गोला हो गया, उसको एक बार तौल लिया, क्योंकि एक ही बार तौलना अलाउड है। अब तौलेंगे तो ये सभी सही होते तो 15 केजी होता, लेकिन अगर ये 100 ग्राम कम हो गया तो हम समझ गए कि पहला मशीन डिफेक्टिव था, क्योंकि 100 ग्राम कम होने का मतलब 100 ग्राम कम हुआ
तो 100 ग्राम कम वाला गोला कौन सा मशीन बना रहा था? एक ही 100 ग्राम कम हुआ, मतलब एक गोला जिससे लिए हैं वही है, ये पहला वाला मशीन डिफेक्टिव है। अगर 200 ग्राम कम हो गया, 15 केजी में 200 ग्राम कम हो गया वेट, ये 15 गोला का वेट लिया, 200 ग्राम कम हो गया, इसका मतलब सेकेंड मशीन डिफेक्टिव है, क्योंकि इसका 2 गोला लिया था, 100 ग्राम कम का बना रहा, इसीलिए तो 200 ग्राम कम। अगर 300 ग्राम कम हो गया ये 15 केजी से 15 केजी से, इसका मतलब तीसरा मशीन डिफेक्टिव है। 400 ग्राम कम हुआ, इसका मतलब चौथा मशीन डिफेक्टिव है। 500 ग्राम कम हुआ, इसका मतलब पांचवा मशीन डिफेक्टिव है। तो एक ही बार तौल करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मशीन डिफेक्टिव। हम जस्ट ये कह रहे थे कि ये तो 5 का दिया, हम 100 का दे देते, 100 मशीन लगा हुआ है और कोई एक मशीन 100 ग्राम कम वाला गोला बना रहा है, बतलाना है, एक ही बार तौल करके बतलाना है कि कौन सा मशीन डिफेक्टिव है। तो जस्ट हम ये कह रहे थे कि एपी का ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के सम का ये यूज हो सकता है, इसका कहीं ना कहीं तो यूज सबका है आगे में। तो एपी के बारे में हमने बतला दिया, nth टर्म का फार्मूला, n टर्म्स के सम का 2 फार्मूला, n/2 into first term plus last term, या n/2 into 2a plus n-1 into d। और इस फार्मूले में ये जरूर याद रखिएगा कि dna plus n-1 into d है, तो dna और tn इसमें कोई 3 दे दिया जाए तो चौथा निकल जाता। और sn में क्या था? n/2 2a plus n-1 into d, इसमें भी sn n a और d, इसमें भी 4 क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, कोई 3 दे दिया जाए तो चौथे का वैल्यू निकल जाए। अब अगर हम आपसे पूछे एक छोटा सा प्रॉब्लम, A 3 B C are in AP, A plus B plus C कितना होगा? ये AP में है, आप पूछ रहे हैं कि A plus B plus C का वैल्यू क्या होगा? तो ये तो स्कूल के बच्चों के लिए हम कह रहे हैं कि सीधा देखिए, यहां से पहला टर्म है, ये कौन सा हुआ? A 1 2 3, 3 स्टेप यहां आए। देखिए ये AP का क्या है? AP का 2 लगातार टर्म का डिफरेंस D होता है, यहां 3 टर्म हुआ, 2 लगातार नहीं, एक ज्यादा, तो ये दिस माइनस दिस 2D हो जाएगा, 2D हो जाएगा 7 - 3, चौथा टर्म माइनस दूसरा टर्म, चौथा और दूसरा डिफरेंस क्या हुआ? 4 - 2, तो ये 2D हो गया 4, D निकल गया 2, और D जब निकल गया तो कोई एक टर्म मालूम होगा, AP का कोई एक टर्म मालूम हो जाए और D मालूम हो जाए तो सारा टर्म लिखा जा सकता है। ये 3 है, इधर D ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, इधर D सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें D ऐड कर देंगे तो ये 9 हो गया, तो सारा टर्म निकल गया। तो A plus B plus C कितना हो गया? A1 B5 C9। हम जस्ट सिंपल एग्जांपल दे रहे थे इसलिए कि 6th 7th वाले भी बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये AP हुआ। अब आइए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP। GP जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे AP में था तो नेचुरल है कि AP के बाद लोगों ने सोचा होगा कि ठीक है, AP में तो हम ऐड करते जा रहे हैं,
यानी दो टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो लॉजिकल क्या लगता है, कोई सोच सकता है कि अगर दो टर्म का रेशियो कांस्टेंट होगा तो वो भी एक विशेष तरह का सीक्वेंस होगा। तो दो टर्म का रेशियो अगर कांस्टेंट हो, यानी बाद वाले टर्म और पहले वाले टर्म का रेशियो कांस्टेंट हो, तो उस सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या जीपी कहा जाता है। रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, A1, A2, A3, A4, An are said to be in GP, said to be in GP। GP में कहा जाएगा कब, अगर रेशियो कांस्टेंट हो, यानी A2 by A1, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, ये सब अगर कांस्टेंट आवे, nth टर्म डिवाइडेड बाय n माइनस 1 टर्म ये कांस्टेंट हो, तो इसको जीपी कहते हैं। और इस कॉमन रेशियो को देखिए, यहाँ रेशियो कांस्टेंट है इसलिए उसको कॉमन रेशियो कहते हैं, वहां डिफरेंस कांस्टेंट था इसलिए उसको कॉमन डिफरेंस कहते थे। तो ये जो रेशियो इक्वल आवे, इस कांस्टेंट को r से डिनोट करते हैं और इसको कहा जाता है कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो जीपी का डेफिनेशन क्या हुआ कि नंबर्स आर सेड टू बी इन जीपी, नंबर्स को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहेंगे अगर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का दो कंसेक्यूटिव टर्म, बाद वाले टर्म और पहले वाले टर्म का रेशियो any term divided by the preceding term is constant। कोई किसी टर्म में उसके ठीक पहले वाले टर्म से डिवाइड किया जाए तो सब कांस्टेंट आवे, रेशियो कांस्टेंट हो, तो इसको कहा जाता है जीपी। और जीपी फर्स्ट टर्म तो let A be the first term of GP, first term of GP, and R be its common ratio। फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R है, तो जैसे AP में चलते थे तो D ऐड करते जाते थे क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट था। यहां रेशियो कांस्टेंट है तो पहला टर्म A, सेकेंड AR हो जाएगा। GP इज AR, इसलिए कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट R आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म A है तो सेकेंड AR होगा, तो ये क्या होगा, रेशियो सेकेंड बाय फर्स्ट R। थर्ड टर्म AR स्क्वायर, यानी इसमें इस साइड से लेफ्ट से राइट जाइएगा तो R से मल्टीप्लाई करते जाइए, और राइट से लेफ्ट आइएगा तो R से डिवाइड बाय R, और इधर से जाइएगा तो मल्टीप्लाई बाय R से मल्टीप्लाई करते जाइए और उधर से लौटिएगा तो R से डिवाइड करते जाइए। अगर ये Tn है तो इधर से जाएंगे तो R से मल्टीप्लाई करेंगे, उधर से आएंगे तो R से डिवाइड करेंगे। तो कॉमन ये जीपी का डेफिनेशन क्या हुआ, नंबर्स को जीपी में कहेंगे अगर रेशियो इक्वल हो, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म इक्वल आता है तो इस ऐसे सीक्वेंस को जीपी कहा जाता है। और जीपी का फर्स्ट टर्म A, कॉमन रेशियो R है, तो लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो नेक्स्ट टर्म जानने का क्या तरीका, A है तो R से मल्टीप्लाई करें कॉमन रेशियो, फिर R से मल्टीप्लाई। तो इसमें भी देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, एक स्टेप हुआ, यहां से सेकेंड टर्म पर आइएगा तो एक स्टेप हुआ तो R से मल्टीप्लाई किया, दो स्टेप है यहां से काउंट कर कीजिए, फर्स्ट स्टेप तो R से, सेकेंड स्टेप तो R इंटू R, थर्ड स्टेप R इंटू R इंटू R। एपी में ऐड करते थे
एपी में फोर्थ टर्म, तो डी प्लस डी प्लस डी यानी ए प्लस 3d। यहाँ क्या होगा, ए इंटू आर इंटू आर इंटू आर, आर क्यूब। वैसे ही AR4 एंड सो। तो ये जीपी का क्या हुआ, नेचुरली जैसे एपी में था, एपी और जीपी में एक जैसा है। देखिए उसमें डी ऐड करते थे, इसमें आर से मल्टीप्लाई करना। तो फिफ्थ टर्म उसमें क्या होता था, a प्लस 3d, सॉरी फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, डी 4 बार ऐड करते थे। वैसे ही इसमें अगर फिफ्थ टर्म निकालना है तो r से 4 बार 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म AR, फिफ्थ टर्म में AR 5 नहीं है, AR 4, फोर्थ टर्म में AR क्यूब, तो nth टर्म में होगा ARn-1। जीपी का nth टर्म का फार्मूला हो गया ARn-1। जीपी के nth टर्म का फार्मूला हो गया ARn-1। एक चीज और, जीपी एपी का टर्म 0 हो सकता है, किसी एपी का कोई टर्म 0 हो सकता है, लेकिन जीपी का कोई टर्म 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही 0 लीजिएगा, फॉर एग्जांपल A3 0 लीजिएगा तो A4/0 ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए कहने की जरूरत नहीं है, वो आपको अपने से समझना होगा कि जीपी का कोई टर्म 0 नहीं हो सकता, क्योंकि रेशियो जब लेंगे तो अनडिफाइंड हो। जैसे सेकंड टर्म अगर 0 ले लीजिएगा तो A3/0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए जीपी का कोई टर्म 0 नहीं होता है। एपी का टर्म 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, इमेजिनरी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। एपी का कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म भी कोई नंबर हो सकता है। एपी का कोई भी टर्म 0 हो सकता है, लेकिन जीपी का कोई टर्म 0 नहीं हो सकता। नो टर्म ऑफ जीपी कैन बी 0। अब आइए, जैसे एपी का एक बतलाए थे, हम जीपी के लिए एक फिर आपसे पूछ रहे हैं। एक राजा को एक संत से भेंट हो गई और राजा बहुत प्रसन्न हुए उस संत पर, और उन्होंने कह दिया कि आप मेरे दरबार में आइए, आप जो मांगिएगा वो हम देंगे। एक राजा संत से कहते हैं कि आप मेरे दरबार में आइए, जो मांगिएगा वो हम देंगे। संत बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। संत ने कहा कि ठीक है, हम डेट नहीं बतलाएंगे कि किस डेट को आपके यहां आएंगे, लेकिन जिस डेट को आएंगे उतना ग्राम सोना आपको देना होगा, और हम रुकेंगे नहीं। आपको क्वाइन के रूप में, जैसे 1 ग्राम का क्वाइन बनाइए, 2 ग्राम का बनाइए, 3 ग्राम का बनाइए, जैसे बनाइए, हम रुकेंगे नहीं। जिस डेट में आएंगे, जैसे 15th डे को आए तो 15 ग्राम का सोना हमको चाहिए, वो भी क्वाइन के रूप में। और तो राजा अपने दरबारियों को में ये कहा कि क्वाइन बनाओ, ऐसा क्वाइन 5 क्वाइन बनाओ। 5 ही क्वाइन बनाने का ऑर्डर दिया, ताकि वह संत किसी डेट पर आवे तो हम उस क्वाइन के रूप में उसको गोल्ड दे सके। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि 5 क्वाइन कौन कौन सा कितने कितने ग्राम का बनाना चाहिए। तो फिर यहां जीपी का बात आ गया। अगर हम 1 2, देखिए ये जीपी जो होता है ये स्पेशल, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। 1 2 4 2 स्क्वायर 8 16 एंड सो। अगर हम ये क्वाइन बना रहे 1 ग्राम का, 2 ग्राम का और 3 ग्राम का, 1 2 4 8 ग्राम का और 16 ग्राम का, 1 ग्राम का एक
1 ग्राम का कॉइन बनाया गया, 2 ग्राम का बनाया गया, 4 ग्राम का बनाया गया, 8 ग्राम का बनाया गया, 16 ग्राम का बनाया गया, बस इतना ही। क्योंकि किसी मंथ में 31 से ज्यादा तो होता नहीं। 31 दिन हो सकता है, उससे कम हो सकता है, 30 दिन हो सकता है, 28 दिन हो सकता है फरवरी में, कभी 28, कभी 29। तो 1 ग्राम का कॉइन बनाया गया, 2 ग्राम का, 4 ग्राम का, 8 ग्राम का और 16 ग्राम। अब वो संत किसी दिन आएंगे तो इसकी मदद से उनको गोल्ड कॉइन दिया जा सकता है। मान लीजिए वो संत आए 19th ऑफ द मंथ, तो 19 ग्राम का उनको देना है। अब 19 ग्राम कैसे होगा? 19 ग्राम देखिए, ये एक 16 ले लीजिए और 1 और 2 ले लीजिए, 19 ग्राम हो जाएगा। आप जो भी कहिएगा इससे हो जाएगा। इस जीपी का ये कि 16 तक ले गए तो 16 से 1 कम 15, 16 में 15 जोड़िए, यानी 31 तक ये कवर कर लेगा, सारे नंबर्स को कवर कर लेगा। अगर हम वो संत अगर 23rd को आए तो कैसे देंगे? 16 दे दिया, उसके बाद 16 के बाद 8 तो दे नहीं सकते, उधर से लोग 8 तो दे नहीं सकते, 8 दे नहीं सकते क्योंकि 24 हो जाए, तो नेचुरली ये 4 दिया, उसके बाद क्या 2 दिया और 1 दे दिया। मान लीजिए वो 13th को आए तो 13th का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? 13 से जस्ट पहले इसमें देखिए, इस 5 में से 8, तो 8 4 भी दे सकते हैं और ये 1 दे दिया। कोई भी नंबर 1 से 30, 1 2 4 8 16 से 1 से 31 तक का कोई भी नंबर ऐसा इसमें से ले सकते हैं कि सम क्या आ जाए 1 से 31 आ जाए। तो हम ये कह रहे थे, एक और कहानी है कि अगर यहां पर सिपाही है और यहां थिप है चोर, और 20 किलोमीटर के दूरी पर है। सिपाही पहले घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ता है, फिर नेक्स्ट में वो थक गया और इसका हाफ 5 किलोमीटर दौड़ता है, फिर नेक्स्ट में इसका हाफ यानी 5/2 किलोमीटर दौड़ता है, फिर और थक गया 5/4 किलोमीटर दौड़ता है। तो हम दिखला देंगे कि ये कभी ये दौड़ते जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि 10 किलोमीटर पहला दौड़ा, उसके बाद हाफ होते जा रहा, एवरी आवर हाफ होते जा रहा, तो ये सिपाही कभी भी यहां नहीं पहुंच पाएगा। एक्चुअली इनफाइनाइट जीपी का सम होता है, हम सम अभी बताएंगे, तो इनफाइनाइट जीपी का होता है, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 - r, लेकिन ये इक्वल नहीं होता, इसके नजदीक होता है। तो इसका पहला टर्म 10 है और r है हाफ, देखिए सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड, ये r है हाफ। तो इसमें अगर रखिएगा तो ये 20 आता है, लेकिन ये 20 इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकता कभी। तो ये कितना भी आप टर्म, आप घर पर जाइए जोड़ते जाइए, 10 5 5/2 5/4 5/8 जोड़ते जाइए, आप रात भर जोड़िएगा, कभी वो 20 किलोमीटर नहीं आएगा। आप जितना भी आप जोड़ते जाइए, अगले दिन भी उसके आगे जोड़ते जाइए, लेकिन वही है कंडीशन, वही है कि हाफ करते जाइए। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5/2 किलोमीटर 5/4 किलोमीटर 5/8 किलोमीटर, ये जोड़ते जाइएगा, कभी भी आपका 20 किलोमीटर पूरा नहीं होगा। ये इनफाइनाइट जीपी का है। तो चलिए अब आते हैं, जीपी का मीनिंग बतला दिया,
जीपी का है ना टर्म बतला दिया, एपी का बतला दिया, जीपी का सम, या पहले एपी का कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। एपी का प्रॉब्लम्स जस्ट सिंपल से शुरू करते हैं। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी is -5, its last term is 45, and sum of these terms is 120. Find the common difference of AP. किसी एपी का फर्स्ट टर्म -5 है, लास्ट टर्म 45 है और सम है 120, तो कॉमन डिफरेंस एपी का कितना? एपी का फर्स्ट टर्म -5 है, लास्ट टर्म 45 है और सम है 120, तो कॉमन डिफरेंस हम निकालना चाहते हैं। कोई आंसर अगर बतलाना चाहते हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, स्कूल वाले से हम पूछ रहे हैं एक्चुअली। देखिए, कॉमन डिफरेंस का फॉर Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसको अगर इधर लाइएगा तो Tn माइनस a n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो डी हो जाता है Tn माइनस a बाई n माइनस 1। यानी कॉमन डिफरेंस का ये भी फॉर्मूला डायरेक्टली लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1। यहां बतलाए तो लास्ट टर्म हमको मालूम है 45, फर्स्ट टर्म मालूम है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है। तो क्लियर हो गया कि डी निकल जाएगा अगर एन हम मालूम कर लें, डी मालूम हो जाएगा अगर हम एन मालूम कर लें। अब एन निकालने का कोई और इक्वेशन चाहिए। एन निकालने के लिए क्या दिया हुआ देखिए, और क्या इंफॉर्मेशन दिया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ था, उसको यूज करके ये डी का वैल्यू, डी ऑलवेज होता है, किसी एपी का डी होता है लास्ट टर्म फर्स्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1। और जीपी का कॉमन रेशियो होता है लास्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म का पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1। वो इससे आया है Tn बराबर a r n माइनस 1, तो r निकालिएगा तो Tn बाई a का पावर 1 अपॉन n माइनस 1। तो n मालूम करने के लिए ये दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, सम, एपी का सम 120 है। तो सम का फार्मूला बैठाइए, सम का फार्मूला क्या होता है, Sn। हाँ, दो फार्मूला होता है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और दूसरा होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां जो सुटेबल हो उसको यूज करना चाहिए। तो यहां जब फर्स्ट और लास्ट मालूम है तो हम इसी को क्यों नहीं यूज करें।
तो Sn होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म -5 और लास्ट टर्म 45, यानी n/2 इंटू 40 20n। Sn क्या दिया हुआ है? Sn दिया हुआ 120, टर्म्स का सम 120 दिया हुआ है, तो n निकल गया। n इसमें रख दीजिए तो d निकल जाएगा। हम जस्ट ये कहना चाह रहे थे कि प्रॉब्लम बनाना, कितना प्रॉब्लम बना रहे हैं इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप हो सकता है कि 1000 प्रॉब्लम बना लें और हम जो क्वेश्चन पूछे वो आपसे ना बने। आपको क्वेश्चन बनाने के बाद उस पर मनन करना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए। हम देखें कैसे सोच रहे थे। फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला अगर सम दिया हुआ है और लास्ट टर्म भी दिया हुआ, देखिए एक फार्मूला ये था और Sn था, फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ है तो यही वाला यूज करें। फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ है और Sn दिया हुआ, देखिए ये तो ये चौथा निकल जाएगा कि नहीं। Sn, A, Tn और n, इसमें 4 क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। A दिया हुआ, Tn दिया हुआ, Sn दिया हुआ, तो n निकल जाएगा। तो यहां से n मालूम कर लिया और A दिया हुआ है, Tn दिया हुआ है, n रख दिया। ये तीनों Tn मालूम है, A मालूम है, n मालूम है, मालूम हो गया तो D निकल जाएगा। आपको मैथमेटिक्स के तरह सोचना है कि 4 क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, यहां कोई 3 मालूम हो जाए तो चौथा निकल जाएगा। इस फॉर्मूले में Sn, M, A, Tn, A मालूम है, Tn मालूम है, Sn मालूम है, तो n निकल गया। इसमें Tn मालूम है, A मालूम है, n निकल गया यहां से, तो D निकल जाएगा। तो यहां रख दीजिए तो D कितना हो जाएगा? फ्रॉम 1 D कितना हो जाएगा? 50 और n हुआ 6, तो ये 10। D है 50 बाई n-1 और n कितना आया था? n आया था 6, तो यहां रख दिया तो D हो गया 10। अब अगर आप टर्म्स लिखना चाहते हैं तो -5 था, सेकेंड वाला क्या हुआ? D अगर 10 लेंगे तो 5 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला 15 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला 25 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला 35 होगा और नेक्स्ट वाला 45 होगा। आप चाहे तो देख सकते हैं ये 40 हो गया और ये 80 हो गया, 120 आया। तो खैर कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। हम इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम होता क्या है कि बुक का प्रॉब्लम बना लेते हैं स्टूडेंट्स और कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो नहीं बनता। आप प्रॉब्लम को कैसे ट्राई करें इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। यहां पर क्या था? फर्स्ट टर्म था, लास्ट टर्म था, सम था। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और सम। इस फॉर्मूले को हम देखें, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और सम है तो n निकल जाएगा और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ है, n मालूम हो गया तो d निकल जाएगा। d ही हमको निकालना था। तो प्रॉब्लम्स कैसे ट्राई करते हैं इस पर ध्यान देना होगा। एक दूसरा प्रॉब्लम देखिए। चलिए ये भी जानिएगा, इसका सम 1 + 3 + 5 + 7
टू n टर्म्स। ये फार्मूला की तरह याद, इसका यूज हो जाता है बहुत जगह। 1 3 ऑड नंबर्स का सम, फर्स्ट n ऑड नंबर्स का, ऑन फर्स्ट n सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नंबर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम, इसका सम अगर निकालिएगा तो कितने टर्म्स है इसमें? n, तो n by 2, 2a प्लस n minus 1 into d, n by 2, 2 into 1, n minus 1, और d देखिए क्या है? 2। ये 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया, ये 1 भी कैंसिल, n into n, n स्क्वायर। ये जानना चाहिए फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम n स्क्वायर होता है, ये जानना चाहिए। कहीं कहीं यूज इसका होता है। फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम होता है n स्क्वायर। अगर हम आपसे कहें कि द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी, find the ratio of sides। Sum of the sides of a right angle triangle are in AP, find the ratio of sides। यानी साइड्स किस रेशियो में होगा ये हमको बताना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कोई ले लिया, अब एपी में 3 नंबर्स लेना है, तो आप a प्लस डी, a प्लस 2d ले सकते हैं। लेकिन ये भी नंबर लिया जा सकता है, 3 नंबर्स इन AP which sum is given। जब सम दिया हो या कोई रिलेशन दिया हुआ may be taken as बीच वाले को अल्फा, इधर अल्फा प्लस बीटा और इधर अल्फा माइनस बीटा, या ऐसा कि बीच वाले को a, इधर a प्लस डी, इधर a माइनस डी। ऐसा लेने से ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसे a प्लस डी, a प्लस 2d लीजिएगा तब भी कोई बात नहीं। अब इसमें अगर ऐसा ले लें, ये लेते हैं ताकि इसमें कंफ्यूजन आपको शायद हो। 3 नंबर्स, 3 साइड्स ये माना और बीटा पॉजिटिव ले लिया तो नेचुरली यही साइड ग्रेटेस्ट होगा, ये ग्रेटेस्ट होगा। बीटा नेगेटिव लीजिएगा तो ये साइड ग्रेटेस्ट होगा। तो इसमें तो साइड्स है, तो साइड का लेंथ तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए ये बीटा पॉजिटिव लेकर के हम चल रहे हैं, तो हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और ये दोनों में कोई लीजिए, कोई अल्फा लीजिए, कोई अल्फा माइनस बीटा लीजिए, उससे कोई हर्ज नहीं है। अल्फा अल्फा माइनस बीटा कोई। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हुआ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये हो गया अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। अब इसमें आप जानते हैं होल स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इधर से कैंसिल हो जाए, ये एक तरफ लाइए तो 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अल्फा कैंसिल कर दीजिए क्योंकि जीरो कैंसिल कब करते हैं, अल्फा से डिवाइड करने जा रहे हैं तो अल्फा जीरो नहीं हो सकता यहाँ क्योंकि साइड का लेंथ है, इसलिए अल्फा को कैंसिल किया जा सकता है। तो अल्फा और बीटा में रिलेशन आ गया, अल्फा बीटा निकला नहीं, अल्फा और बीटा में रिलेशन आ गया। और अब साइड्स का रेशियो चाहिए, तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, साइड्स क्या हो जाएगा, अल्फा के जगह पर therefore sides are अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पर रख दीजिए 4 बीटा, तो 4 बीटा माइनस बीटा 4 बीटा, 4 बीटा प्लस बीटा, यानी ये आ गया 3 बीटा 4 बीटा 5 बीटा। अब बीटा देते जाइए, हाँ नेगेटिव नहीं दे सकते, साइड्स का लेंथ नेगेटिव नहीं, बीटा आप देते जाइए, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड निकलते जाएगा और वो AB में होगा। आप बीटा 1 दे दीजिए तो देखिए 3 4 5, आप जानते हैं कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल का साइड 3 4 5 हो सकता है। अगर 2 दे दें तो 6 8 10 हो सकता है, कोई जरूर नहीं है इंटीग्रल, आप हाफ दीजिए ना, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड होगा। बीटा का वैल्यू रखते जाइए, पॉजिटिव देना होगा तो ट्रायंगल का साइड निकलते जाएगा। हमने साइड का लेंथ नहीं पूछा था, रेशियो पूछा था, तो रेशियो ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा। फिर से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल हमने कहा था और कहा था कि उसका साइड AP में है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स AP में है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो बतलाइए। तो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स AP में है, AP में हमने AP में 3 नंबर्स लेना हो तो ये लेना सूटेबल होता है, ताकि इसका सम हो जाएगा 3 अल्फा, बीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी एक ही अननोन आ जाता है। हेलो, तो हाँ, माध्यमिक शिक्षा के साथ नाम क्या पूरा है? हाँ हाँ हाँ, तो ये हम साइड्स का रेशियो क्या है, साइड का 4 बीटा 5 बीटा। मदन मोहन जी हैं, देखिए हमको जानते हैं, लिखा गया है। सुनिए, AC वर्मा से बात करिए ना, हम तो बात साइड्स ऑफ ट्रायंगल 20 तारीख को मुलाकात करूंगा। is 3:4, sides are in this ratio 3:4:5। गंगा जिला के रहने वाले। अब इसमें 3:5 के रेशियो में साइड्स होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का व्हाट्सएप साइड्स AP में, वैसे ही GP में हम भी देखिए होता ना, भोजपुर लिखा गया है हमारे, का साइड्स GP में हो। ठीक है। अब वही हम उनको बोल रहे हैं कि भाई फोन कर रहे हैं, हम क्या करें। इसमें इंटरेक्टिव रहता तो आपका रिस्पांस स्टूडेंट्स का पता लगता, तो इंटरेक्टिव तो है नहीं, तो वन साइडेड होता है, और वन साइडेड में इंटरेस्टिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका रिस्पांस उसके अनुसार हम नंबर भेजेंगे। हमने ये क्या क्या बताया अभी तक, एक तो बतलाया कि सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस, कॉमा देकर के जो लिखते हैं वो सीक्वेंस कहलाता है, और प्लस या माइनस साइन बीच में लगा के जाए तो वो सीरीज कहलाता है। ऐसे कॉमन लोग सीरीज भी कह देते हैं, उसी सीक्वेंस सीरीज में कोई डिफरेंस नहीं रखते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में दोनों में डिफरेंस है। प्लस माइनस बीच में साइन लगाइएगा तो सीरीज, सीक्वेंस के टर्म्स का सम जो होगा वो सीरीज का। दूसरी बात बतलाया AP, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस AP। क्या हुआ कि अगर नंबर्स, if the difference of two consecutive terms of a sequence is constant, that sequence is called
NAP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। बाद वाला टर्म में से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते जाइए, अगर कांस्टेंट आता है तो वो AP, और रेशियो अगर कांस्टेंट आता है तो वो GP कहलाता है। रेशियो कांस्टेंट हो तो वो GP कहलाता है। एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? देखो जल्दी से थी लो ना स्क्रीनशॉट अच्छी कर पाते। हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्क्रीनशॉट कैसे होगा? स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं सबको, HP कहते हैं इसको, पहले से लिए हुए हैं DM से आगे स्क्रीनशॉट नंबर व्हाट्सएप से केवल इसके डेफिनेशन में थोड़ा मॉडिफाई, अनइक्वल नंबर्स, अनइक्वल नंबर्स A1, A2, A3 are said to be in HP if their reciprocals are in AP. नंबर्स को हार्मोनिक स्क्रीनशॉट कहते हैं अगर उसका रेसिप्रोकल AP में हो जाए। नंबर्स को हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कहते हैं अगर उसका रेसिप्रोकल AP में हो। लेकिन एक बात इसमें अनइक्वल होना जरूरी है। बहुत सा बुक में अनइक्वल नहीं लिखते हैं लोग, अनइक्वल बहुत जरूरी है। वो डेफिनेशन में ही है अनइक्वल नंबर्स, नेचुरली जीरो भी नहीं होगा। अगर लगाना चाहते हैं नॉन जीरो अनइक्वल नंबर्स, यहीं पर नॉन जीरो अनइक्वल नंबर्स आर सेड टू बी in HP if their reciprocals are in AP. अगर नंबर्स का रेसिप्रोकल उसको उलटने पर उन्हें जरूरत AP बन जाए, नंबर्स को कहा जाता है HP। जैसे 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 are in HP, क्योंकि इसको उलटिएगा 3, 5, 7, 9 are in AP. These numbers are in HP since their reciprocals are in AP. नंबर्स को HP में कहते हैं, लेकिन ये दो बात जानिएगा, HP में AP और GP का नंबर इक्वल हो सकता है। जैसे 2, 2, 2, 2 ये AP में भी है, कॉमन डिफरेंस 0, और GP में भी है, इसका कॉमन रेशियो 1। इक्वल नॉन जीरो नंबर्स, इक्वल नॉन जीरो नंबर्स लीजिएगा तो वो AP में भी कहलाएगा और GP में भी कहलाएगा। हाँ, जीरो नहीं ले सकते। जैसे ही GP वर्ड यूज कीजिएगा तो जीरो नहीं ले सकते हैं, AP में जीरो ले सकते हैं। तो इक्वल नॉन जीरो नंबर्स आर बोथ इन AP एंड GP बट दे आर नॉट इन HP। ये ध्यान रखिएगा कि HP के डेफिनेशन में ही है कि नंबर्स अनइक्वल होना चाहिए। HP के डेफिनेशन में ही लिया जाता है। अनइक्वल और नॉन जीरो तो लेना ही होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल जब AP में हम कह रहे हैं तो जीरो लीजिएगा तो रेसिप्रोकल नीचे में जीरो आएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इक्वल नॉन जीरो नंबर्स आर बोथ इन AP एंड GP बट नॉट इन HP। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। और HP में जो नंबर्स होते हैं नॉन जीरो अनइक्वल, डेफिनेशन में ही ऐड कर दी। नॉन जीरो नहीं लिखिएगा तो रेसिप्रोकल जब लिख रहे हैं तो इंप्लाइड में नहीं हो गया कि जीरो नहीं होगा, लेकिन अनइक्वल इससे इंप्लाइड नहीं हुआ, इसलिए डेफिनेशन में कहना होगा कि अनइक्वल नंबर्स A1, A2, A3 and so on are said to be in HP if their reciprocals are in AP। तो लेकिन AP का सम का फार्मूला होता है, GP के सम का फार्मूला होता है, लेकिन HP के सम का कोई फार्मूला नहीं। AP के सम का फार्मूला होता है, अगर सीक्वेंस के टर्म्स AP में है तो सीरीज के टर्म्स अगर AP में है तो उस सीरीज का सम निकल जाए। AP के सम का फार्मूला होता है
जीपी के सम का फार्मूला होता है, लेकिन एचपी के सम का कोई फार्मूला नहीं होता। एपी का एनएच टर्म का फार्मूला होता है, जीपी के एनएच टर्म का फार्मूला होता है। एचपी का एनएच टर्म निकालना है तो पहले एचपी के टर्म्स को उलट करके एपी बनाते हैं, एपी का एनएच टर्म निकालेंगे और फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे। जैसे इस एचपी का चौथा टर्म चाहिए तो उलट कर दिया तो एपी का चौथा टर्म निकला, और एपी का चौथा टर्म निकल गया तो इसको फिर उलट दीजिएगा तो एचपी का चौथा टर्म निकला। तो एचपी का एनएच टर्म का कोई फार्मूला नहीं होता, जुड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, तभी हम बुलाएंगे, थोड़ा सा धन्यवाद। 1/n न्यूज़ भेज दिया जाएगा ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी। थैंक यू। एचपी को उलटिएगा तो एपी बनेगा, उस एपी का एनएच टर्म निकालिए और उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए तो एचपी का एनएच टर्म हो जाता है। एचपी का एनएच टर्म तो निकाल सकते हैं, एचपी को उलट दीजिए एपी हुआ, और एपी का एनएच टर्म निकालिए और उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। लेकिन एचपी के नहीं देखना कुछ आप कर दीजिए, आप सुधार करने के लिए देवे की है कोई फार्मूला ठीक है एकदम दीजिए ना। अब जीपी के एन टर्म्स का सम का फार्मूला नहीं बतलाए थे, वो भी कैसे आता है, सुधार कोई दिक्कत नहीं, हम तो रातें भेजे हैं ना। देखिए सम निकालते सभी तरह के सीरीज का सम नहीं निकाला जा सकता है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज का सम निकाल सकते हैं। और एपी के सम का तो फार्मूला आपको बतला दिया, जीपी के सम का भी फार्मूला होता है और उसका एक्सप्लेनेशन भी वही एपी के जैसा ही लगभग है, लेकिन उल्टे क्रम में नहीं लिखते। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के n टर्म्स का सम का क्या फार्मूला होता है? Sn is equal to a into 1 minus Rn by 1 minus R, या इसको दोनों को उलट दीजिए Rn minus 1 by R minus 1। इसमें ध्यान रखना होगा कि अगर यहाँ 1 minus Rn लिख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 1 minus R लिखना होगा, और न्यूमरेटर में Rn minus 1 लिख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में R minus 1 लिखना होगा। 1 minus Rn तो यहाँ 1 minus R, Rn minus 1 तो R minus 1। और बुक में लिखा रहता है कि R ग्रेटर देन 1 पर ये, R लेस देन 1 पर ये, कोई जरूरत नहीं है, आप जो दोनों में से कोई यूज कीजिए, ऑलवेज ये वैलिड है। हाँ, R केवल 1 होने पर ये फार्मूला नहीं वैलिड है। अब ये आया कैसे, एक्सप्लेनेशन जस्ट एक स्टेप का है। जीपी का n टर्म्स का सम, वीडियो नहीं आ रहा है सर, साफ नहीं, क्लियर पिक्चर नहीं है सर। ऐसे टाइम भी हो चुका है सर, करीब टाइम हो चुका है तो छोड़ दे रहे हैं। हाँ बस इसको एक दो, छोड़ दे रहे हैं। हाँ एक फाइनल करके खत्म किया जाए। हाँ इसी को थोड़ी फाइनल देर है। हाँ ठीक है, थोड़ा देर और एक्सप्लेनेशन। Sn हुआ फर्स्ट टर्म, जीपी का सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जीपी का nth टर्म, और R से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका सम निकालने का मेथड R से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये AR होगा, ये AR स्क्वायर, R से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A में तो AR होगा, इसमें तो AR स्क्वायर होगा, इसमें कीजिएगा तो AR क्यूब होगा, और यहाँ ARn हो जाएगा। R से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हर एक टर्म में R का पावर 1 बढ़ जाएगा, और Sn है, इसमें R से इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी हर एक टर्म में मल्टीप्लाई किया। अब -2 तो Sn माइनस RSn, Sn कॉमन है, और देखिए इसका माइंड कीजिएगा तो ये इससे कैंसिल होगा, इसका सेकंड टर्म, इसका फर्स्ट, इसका थर्ड, इसका सेकंड, ऐसे कैंसिल होते जाएगा।
तो इसके पहले वाला इससे कैंसिल होगा, एक ये बच जाएगा और एक ये बच जाएगा। तो ये a हो गया और यहां माइनस ARN हो गया, a कॉमन ले लीजिए तो SN हो गया। यही हमने लिखा था n टर्म्स के सम का फॉर्मूला। और जीटी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फार्मूला ये होता है a/1 - r। अगर r का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटा है, हाँ ये इसी से आता है। देखिए हम एग्जांपल से कर रहे हैं, r का वैल्यू हाफ लीजिए तो r अगर हाफ लीजिएगा, इसमें अगर लिखिएगा इन्फिनिटी लीजिए, लूज लैंग्वेज में करें तो ऐसा हो गया। और r अगर हाफ लीजिए, यहां r पर रेस्ट्रिक्शन होता है, जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फार्मूला ये है, लेकिन जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम तभी निकाल सकते हैं जब r का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटा है। 1 से छोटा अगर r का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लीजिएगा तो जीपी का सम इन्फिनिटी आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। हाँ, r न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटा ले, यानी -1 से 1 के बीच, तो ये 0 हो जाता है। r का पावर इन्फिनिटी, फॉर एग्जांपल r हाफ,